रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो 2018 में सेट हमारे जो सीरीज चल रही है उसका सेट नंबर चौथे में हम यहाँ क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, जिसमें जो पहला सवाल था हमारे सामने ऐसा था कुछ कि भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी होता है, ये होता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन क्या हुआ था, जो 9 जनवरी था 1915 को हमारे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, है ना। तो तब से ये मतलब ये मनाया जाने लगा, रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है। तो इसके लिए भी यहाँ वर्ग गिनो आप, वर्ग कितने मिलते हैं। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5, उसके बाद 6 7 8 9 और ये बड़ा वाला 10 इधर हो गए। उसके बाद 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5, और उसके बाद 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5, मतलब 10 और 10 कितने हो गए, 10 10 20 हो चुके हैं ना। अब और अगला देखते हैं इसमें और कितने बन सकते हैं। एक ये बनेगा, ये तो ये काउंट कर चुके हैं हम। एक ये बीच का बनेगा, ये वाला, तो ये हो गया 1। और चांसेस है क्या, अब बिल्कुल नहीं है, मतलब ये तो हम काउंट कर चुके हैं, ये भी काउंट कर चुके। टोटल जो होगा 21 वर्ग बनेगा, इससे अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था कि सामान्य तथ्य से भिन्न होने के बावजूद नीचे के कथन को सत्य मानते हुए यह बताया कि कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से संगत है। कुछ कथन दिए थे, कुछ इस प्रकार से थे कि कोई भी गिलास पेडल नहीं है, मतलब ये हो गया तुम्हारा गिलास, ये हो गया पेडल, वेन डायग्राम बन गया कि कोई भी गिलास पेडल नहीं है। सभी पेडल ब्रेक है, तो ये जो सभी पेडल है ये इसमें आ जाएगा ब्रेक में। तो हमारे सामने यहाँ पे निष्कर्ष कुछ ऐसा है कि सभी ब्रेक पैडल है। देखिए यहाँ पे क्या सभी ब्रेक पैडल है कि नहीं है, कुछ ब्रेक पैडल है, तो ये तो गया। दूसरा था कुछ ब्रेक पैडल है, कुछ ब्रेक पैडल है, सही है बिल्कुल। कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है, कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है, सही है ये भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा केवल 2 और तीसरा सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है, इसका बनेगा कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है। हाँ नहीं है, कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है। इसके यहाँ पे हमारे पास 2 बनेंगे, जो वेन डायग्राम में कुछ ऐसा बनेगा एक और, कि ये हो गया पहला कि कोई भी गिलास पेडल नहीं है, कोई भी गिलास पेडल नहीं है, और सभी पेडल ब्रेक है, तो वो ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, हमारे सामने 2 वेन डायग्राम बनेंगे जैसा कि हम बनाते हैं, और हमको दोनों ही लेके चलना, जितना मैक्सिमम हो सके उतना बनाए यहाँ पे, तो हमारे सवाल गलत होने के चांसेस कम हो गए। पहला निष्कर्ष था सभी ब्रेक पैडल है, सभी ब्रेक पैडल है, गलत, यहाँ भी गलत है हमारा और इधर भी गलत है। दूसरा देखो कुछ ब्रेक पैडल है, कुछ ब्रेक पैडल है, यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है। तीसरा देखो कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है, कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है, नहीं है कोई भी ब्रेक गिलास नहीं, यहाँ है, मतलब ये भी गलत, और यहाँ पे कोई ब्रेक गिलास नहीं है, मतलब यहाँ सही। ऐसी कंडीशन में हम जो दोनों तरफ जो सही होता है उसको सही लेते हैं। जब भी जितने वेन डायग्राम बनेंगे वहाँ हम देखेंगे कि हमारे दोनों वेन डायग्रामों में जो सही होता है उसी को हम सही मानते हैं। अगर एक भी गलत होता है तो गलत होता है। अगर इस टाइप की कंडीशन आती है कि एक में हमारा कथन सत्य जा रहा है, दूसरे में रॉन्ग जा रहा है, और यहाँ पे रॉन्ग जा रहा है और यहाँ सही जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन जब बनेंगी तो हम या तो वाली कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, या तो जो आती है वो। तो यहाँ पे हमारा जो ये गलत था, हमारा आंसर जो होगा केवल निष्कर्ष 2 संगत, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था कि एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जो हमको दिया था उसमें ये था कि यदि कक्षा का कुल औसत दे के रखा है, तो कक्षा का जो औसत है कुछ इस प्रकार से दे के रखा है, तो हम यहीं शुरुआत करेंगे 14.28। अब ये जो औसत है कक्षा का कुल औसत, मतलब नीचे आ जाएंगे कुल छात्रों की संख्या। तो मान लो कि लड़के की संख्या तो दे के रखी है 9, लड़कियों की मान लेते हैं y, तो ये कुल छात्रों की संख्या हो गई।
ठीक है, कुल छात्रों की संख्या हुई है। अब छात्रों द्वारा मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि नीचे आगे क्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और ऊपर लिखेंगे उनके द्वारा अंक जो लिए गए हैं, छात्रों द्वारा लिए गए अंक कुल। तो यहाँ पे हम थोड़ा उल्टा लेंगे, जो छात्रों द्वारा अंक, मान लो कि 9 लड़के थे और 9 लड़के द्वारा 13 औसत अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो यहाँ पे कुल अंक निकल गए लड़कों द्वारा, और लड़कियों द्वारा, लड़कियों की संख्या y मानी है और उनकी जो औसत है, लड़की का जो औसत था वो था 15, तो हम यहाँ 15 ले लेंगे। क्लियर है? इसको रिसॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमको पता चला 13 9 3 27 कम 9 10 11 117 हो गया, प्लस 15y और नीचे आएगा 9 प्लस y और यहाँ रहेगा 14.28। यहाँ हम इसको जब सॉल्व करेंगे 14.28 हुआ। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो ये जब अंदर करेंगे तो ये 9 को गुना करो इसमें, तो 9 को गुना करने के बाद कितना पड़ेगा ये हमको, 9 8 9 72, 7 बचे, 9 दूनी 18, 7 25, 2 9 चौक 36, 37 38, 3 9 1 कम 9 3 12 और ये पॉइंट, ठीक है, प्लस 14.28y इक्वल 117 धन 15y। 117 इधर करो तो माइनस में आ जाएगा, 118 में से 117 जब माइनस करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 11.52 और इधर 15y में से 14.28y जाएगा तो 0.72y। देन y विल बी क्या होगा, y 11.52/72। मैंने पॉइंट से 2 पॉइंट कट कर दी, ठीक है। जब यहाँ पॉइंट के बाद भी 2 संख्या है, यहाँ भी 2 संख्या है, तो पॉइंट हट जाता है। जब इसको देखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8 9 9 72 और 8 1 कम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, फिर 9 का भाग दूंगा तो 9 1 कम 9 और 9 6 54 16। मतलब जो लड़कियों की संख्या जो थी y इक्वल कितनी थी, 16 थी। और यहाँ कुल पूछा है, लड़कों की हमको पहले से दी थी, तो 9 16 और 9 कितना हो जाता है 25, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या था हमारा, अगला था 5वें नंबर का, फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया था? तो जो ये था, इसका जो आंसर था, ये जो पहनाया गया था ये था अनुकृति वास। अब ये तो, अब ये जो आज चुका क्वेश्चन, ये तो ऐसा तो आएगा नहीं, तो उसमें अभी करंट का देखो। जो करंट में 2001 होता है मिस फेमिना इंडिया, ये हमारे इंडिया की जो होती है उसको होता है। करंट में जो 2021 की बात करें तो 2021 में अभी जो, जिसे मतलब एक वाराणसी करके है ना, ये वाराणसी, सॉरी मनासा वाराणसी था ना, मनासा वाराणसी, इसने 2021 का इसे मतलब इनने इसको इनके नाम हुआ है ताज। और अगर मिस वर्ल्ड की बात करें, मिस वर्ल्ड, देखो मिस वर्ल्ड होता है और एक होता है मिस यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स, ठीक है। तो अगर मिस वर्ल्ड की बात करें तो मिस वर्ल्ड जो करंट में है वो है रसना हाइट्स, ठीक है, हाइट्स मिस वर्ल्ड। और मिस यूनिवर्स की बात करें जो 2021 की जो थी अभी, सॉरी 2020 की, तो वो थी एंड्रिया मिजा। ये लेटेस्ट 2 नाम है, ठीक है, एक रसना हाइडस करके याद रखो, एक रखो एंड्रिया मिजा, ठीक है। अब मिस इंडिया जो थे अभी तक, मतलब सॉरी मिस वर्ल्ड इंडिया से ऐसे कितने लोग थे जो मिस वर्ल्ड बने और मिस यूनिवर्स बने, तो उसको याद रखने के लिए थोड़ा सा याद रखना, जो इंडिया से जो मिस वर्ल्ड है ये खिताब है किन के नाम, सबसे पहले 1966 में एक रीता फारिया याद रखो, सबसे पहली महिला थी जिसने मिस वर्ल्ड जीता था इंडिया से। उसके बाद 1994 में आई कौन, ऐश्वर्या रॉय। उसके बाद 1997 में एक डाइना करके एक मतलब लेडी का नाम है वो, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और 2007 जो लेटेस्ट था वो था मानुषी चिल्लर करके थी एक लड़की, लेटेस्ट है, ठीक है।
ये थे 1 2 3 4 5, 5 लोग थे जो मिस इंडिया जीते हैं। मिस यूनिवर्स की बात करें तो सबसे पहले सुष्मिता सेन, ठीक है, सुष्मिता सेन 1994 में, और फिर थी लारा दत्ता, लारा दत्ता ये थी 2000 में, ठीक है। तो ये 2 लोग थे जिन्हें मिस यूनिवर्स जीता इंडिया तरफ से, और ये जो 5 लोग थे इन्होंने मिस वर्ल्ड जीते हैं। अगला देखो, अगला था एक क्वेश्चन कि एक कुंड को 2 पाइप ए और बी से क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जाता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरा पाइप जो सी है वो 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ऐसा क्वेश्चन में हम हमेशा भी शुरू से करते आ रहे रेशो मेथड इस्तेमाल करते हैं। देखो रेशो मेथड बहुत बेस्ट मेथड है, इसको एक बार समझने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है लेकिन उसके बाद बहुत आसान होता है सॉल्व करना। तो ए एक पाइप है जो कि 4 घंटे में भर रहा है, बी है जो कि 6 घंटे में भर रहा है किस चीज को, है ना, और एक सी है जो कि 8 घंटे में खाली कर देता है। याद रखो ये खाली वाला है तो इसका नेगेटिव चलेगा, ठीक है। अब हम टोटल जो क्वांटिटी जैसे टोटल जो स्टोरेज जो होता है उसको क्या मानते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या ले लेंगे यहाँ पे 12 24 ले लेते हैं, ठीक है। आप एलसीएम कुछ भी लीजिए सब चलेगा, यूनिट्स में चेंज आएंगे लेकिन आंसर वही चाहना है, ठीक है। अब देखिए 4 घंटे में कोई पूरा काम कर सकता है तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी होगी 6 यूनिट। मान लो 24 यूनिट पूरा टैंक जो है वो 24 यूनिट का है, तो जब ए भरेगा वो 6 यूनिट प्रति घंटा भरता है, तब जाके तो 4 घंटे में 24 यूनिट भर पाएगा। बी जो है वो 4 यूनिट प्रति घंटा भरेगा, 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा, तभी तो वो 6 घंटे में 24 भर पाएगा। और वैसे ही 8 ये जो भरेगा ये 3 यूनिट प्रति घंटा खाली करेगा, ये माइनस है, याद रखना है माइनस में, तब जाके वो 8 घंटे में 24 यूनिट खाली कर पाएगा। अब देखिए जब वो तीनों एक साथ वर्क करेंगे तो 6 प्लस 4 ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, लेकिन ये खाली कर रहा है, ये खाली करेंगे। तो जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 6 4 10 में से 3 7 यूनिट काम होगा प्रति घंटा, 7 यूनिट काम होने वाला है प्रति घंटा। अब टोटल काम 24 करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना टाइम, जो टोटल वर्क कितना, और 7 यूनिट काम होने वाला है हर घंटा जब तीनों साथ में काम करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो होगा अपना वो ये है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला की आवश्यकता होगी। वो फार्मूला कुछ ऐसा है, याद रखना पड़ेगा इसको आपको, ठीक है। एक फार्मूला है जो h होता है वो होता है g/2 जहाँ पे h ऊंचाई हो जाएगी, g इसको 10 मान लो, यहाँ दिया है 10, अगर 10 ना हो तो 9.81 तो इसको मानना ही मानना है, और स्पेसिफाई करके दे देते हैं अक्सर इसको 10 ही माने, या एक्चुअल में इसकी वैल्यू 9.81 होती है। x जो है वो जो है हमारा दूरी का वैल्यू होती है, वो जो उसने पूछा है। तो ऊंचाई 80, g 10, 2 जैसे कि वैसा है, 2x-1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 30, 16। क्लियर है, 16, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा फॉर्मूला की जगह गलत हो गया हमारा, ये जो यहाँ पे x है ना ये t है, एक्चुअल में ये टाइम है, ठीक है। इसको थोड़ा हम फिर से देखते हैं। तो h हमें निकालना है, g का मान 10 मानेंगे, 2 मानेंगे, 2 और t जो है हमारे पास दिया है चौथा सेकंड, तो t इक्वल टू 4 होगा -1, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया कितना बचेगा 7, ठीक है। ये 2 से 5 तो 5 7 तो 35। यहाँ पे जो ऊंचाई मैटर नहीं करेगी, ये याद रखो आप, इसका आंसर हो जाएगा C 35। इसका फार्मूला याद रखें, और इनकी जो इसमें h क्या है, तय की ये दूरी है, ये t टाइम होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है। अगला था कि ममता सूर्य की माँ है, ठीक है, ये ममता है, ये क्या है, ये माँ है सूर्य की, ठीक है, सूर्य की माँ है। अब ममता के भाई का, ममता का एक भाई हुआ तो ये इसका मामा लगेगा, ठीक है। ममता के भाई का सूर्य के भाई, अब सूर्य का भाई से क्या संबंध है, तो मामा वाला संबंध, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला था
10वां क्वेश्चन था कथन अवधारणा लिखी। कथन था हमारा अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही है। रीना ने अपनी बेटियों से कहा, रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। तो अवधारणा थी कि वह चाहती थी कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखें। बिल्कुल सही, वही सोच के उसने बोला। दूसरा, वह चाहती है कि वे अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर है। बिल्कुल, यहाँ पे जो अवधारणा है निष्कर्ष नहीं है, अवधारणा है, दोनों कथन सही होंगे। ठीक है, जहाँ पर अवधारणा या तर्क होता है वहाँ पे लगभग अगर उससे मैच खाता है तो सही ही होता है। तो इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल था 10वां, एक मैथ्स का एक सवाल था सिंप्लीफिकेशन का। इसको अपन डायरेक्ट करेंगे। 17 से भाग देंगे, 17 से कितने बार जाएगा? 17 17 17 वर्ष 17 85 17 102 17 7 119 17 8 है। देखो एक बार 17 8 करके 8 जाती 56, 5 8 कम 8 और 5 13। हाँ, ये 8 बार कटा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 8 प्लस 13 साथी 13 साथी 91 और 13 कम 13 और 9 22। ठीक है, माइनस 85, 15 इधर का बच्चा और 3 इधर का, मतलब 18 और यहाँ गुना है। ठीक है, 45 5 7 हो जाएगा यहाँ पे, 6 4 10 के 0 1 207। ये कैलकुलेशन हमारा आने वाला है, मतलब कि यहाँ आ गया 221 और 8 हो जाएगा 229 और इसमें हमारा यहाँ 8 ही साथी 56, मतलब 6 रहेगा। तो आखिरी पे जो बचेगा वो जो आना है साथी 8 ही 56, यहाँ पे जो नीचे भाग का 23 था वो भी याद रखना। 23 से 9 बार कटेगा और यहाँ आ जाएगा 229 जोड़ दो और माइनस क्या होगा 9 का जब गुना करेंगे अंदर तो 8 9 72। आखिरी पे 2 आया मतलब आखिरी में 7 आएगा, आखिरी में 7 मतलब इसी आंसर। ठीक है, या तो आप कर लो सॉल्व, आखिरी में 7 एक ही ऑप्शन में से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला सवाल रहेगा वो ये था कि सामान्य, इसमें कथन और निष्कर्ष था। कथन और निष्कर्ष, तो इसको इसमें था कि सभी कवर प्लास्टिक है। तो सभी कवर ये थे, इनको बना दिया अपन ने प्लास्टिक। ठीक है, सभी कवर प्लास्टिक है। सभी प्लास्टिक टॉक्सिक है, तो सभी प्लास्टिक क्या थे? टॉक्सिक है। पहला निष्कर्ष ये था कि सभी प्लास्टिक कवर है, सभी प्लास्टिक कवर है नहीं है, ये गलत। केवल दूसरा ऑप्शन था कि सभी टॉक्सिक कवर है, सभी टॉक्सिक कवर है, गलत। दूसरे दोनों गलत है, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो था वो हमारे सामने ये था कि साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 16 प्लस कॉस स्क्वायर 13 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? अब ये क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब आपको ये सारी वैल्यूज पता हो। ठीक है, यहाँ साइन कॉस कॉट, अगर इवन साइन कॉस का ही पता हो तो भी हो जाएगा। जैसे हमको पता है साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे आता है 1। ठीक है, तो ये हो गया 0/2, 1/√2, 3/2, 1। ये 1 यहाँ आ जाएगा √3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये 0। देखो ये साइन की वैल्यू होती है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, और ये कॉस की वैल्यू होती है, इसी को पलटा तो कॉस की जाती है। अब हम दोनों मेथड से दोनों निकालेंगे। जैसे यहाँ साइन 60 लिखा है तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। जब इसका यहाँ वर्ग है तो आ जाएगा √3/2 का वर्ग। ठीक है, कॉस 30 बोला है तो कॉस 30 जो होता है उसका वैल्यू भी यही होता है, तो √3/2 का वर्ग प्लस कॉट 45 बोला है। तो याद रखो कॉट 45 मतलब कॉस 45 अपन साइन 45 जब कट जाएगा मतलब ये 1 होता है। ठीक है, देखो कॉट मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर है। और दोनों की वैल्यू 45 पे सेम होती है, मतलब कॉट 45 जो होता है वो हमेशा 1 होता है। टेन 45 और कॉट 45 ये 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि इन दोनों का मेथड जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, दोनों की वैल्यू सेम होने के कारण कट जाती है, बना जाता है। तो ये एक हो गया और एक का वर्ग हो गया। अब यहाँ सेक है, सेक 60 बोला है, मतलब 1 कर दो, 1 अपॉन कॉस 60।
और cos 60 की जो वैल्यू आती है वो 1/2 है और उसका वर्ग है, तो 1/2 मतलब ऊपर चल जाएगा, 2 का वर्ग मतलब ऊपर आ जाएगा 4। यहाँ हुआ 3/4, तो यहाँ पे 3/4 और फिर 1 का 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। इसके लिए सॉल्व करेंगे, 4 1 5 हो गया, यहाँ आ जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करने पर यहाँ 5 मतलब 5 दूनी 10 3 13/2 आंसर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला सवाल था कि कौन सा विकल्प निम्नलिखित वेन आरेख के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। तो इसको देखो, टेबल, कपड़े और लकड़ी। देखो जो टेबल और लकड़ी जो है ये इंगेज है, कपड़े इनसे बिल्कुल अलग है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? कुछ टेबल जो लकड़ी के बने होते हैं, समझ रहे हो, और कपड़ा अलग है, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला था आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन को रखा गया है। तो यहाँ हेलोजन आते हैं ग्रुप नंबर जो अपना है 17 में, है ना, 17। इसमें 17 में 16 में चेल्कोजन ग्रुप बोला जाता है, 17 को। ये जो होते हैं क्षार धातुएं है इसमें, ठीक है, क्षार धातुएं। 18 जो होती है अक्रिय गैसें है। क्षार धातु में कौन कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये है मतलब फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। और इसमें आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करके जो आता है ना, ये हेलोजन ग्रुप है। 18 हेलोजन, तो ये जो अक्रिय गैसों ग्रुप है इसमें क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन करके ऐसे गैस है। तो ये सारे तत्व आप याद रखो। अगला जो है, निम्नलिखित प्लांट में कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों में अलग अलग नहीं है। देखो चारा जड़ भी अलग होता है, इसका पत्ती भी होती है, तना भी होता है, ठीक है। ऐसे ही मार्सिलिया भी होता है, रिक्की भी होता है। इसका आंसर डी है। ये एक प्रकार का, जिसमें मतलब वो एक तरीके का ऐसा होता है कि आप जज नहीं कर पाओगे कि प्लांट मतलब ये इसकी जड़ कौन सी है, पत्ती कौन सी, तना कौन सा है, तो वो है स्पाइरोम, मतलब ये इसका आंसर होगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये मान के चलो कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो कि जीव विज्ञान से आएंगे। आप इसको मतलब अब इस क्वेश्चन के चक्कर में ज़्यादा रिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे अगर आते हैं तो जाने दो, 1-2 क्वेश्चन ना भी बने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहाँ से बनने, जैसे इसके पहले का जो क्वेश्चन था आवर्त सारणी वाला जो था, ठीक है, ये वाला, आप आवर्त सारणी बिल्कुल तैयार रखिए। 2 क्वेश्चन डन है, आना ही आना है, तो जितना हो सके आवर्त सारणी याद कर लो, बिल्कुल आना है। या तो सीक्वेंस नंबर आएगा, आवर्त पूछेगा, वर्ग पूछेगा, परमाणु क्रमांक पूछ लेगा, परमाणु भार पूछ लेगा, उनकी प्रॉपर्टी पूछ लेगा। अगला अगर कोई क्वेश्चन आता है आसानी से, तो मैं उसमें आपको मतलब अभी उनके प्रॉपर्टी के बारे में, उनके जो गुण होते हैं उनके बारे में बता दूंगा। कुछ गुण जो होते हैं तत्व एलिमेंट के, उनके बारे में। अगला क्वेश्चन ये भी हो गया। अगला देखो 16वां जो क्वेश्चन था कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनधन योजना लाई थी। क्लियर हो गई आपको। अगला है कौन सा विकल्प चित्र के साथ निकटतम समानता दर्शाता है। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिख रहा है। डी आंसर, डी मतलब बी आंसर। अगला है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी उल्गा। इसकी जो लंबाई है वो है 3687 किलोमीटर। ये जो वोल्गा नदी है ये रसिया से निकलती है, ये याद रखो आपको, और ये जो है कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। उसके बाद जो यूराल है, यूराल नदी जो होती है, ये एक वोल्दाई पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। वोल्दाई पहाड़ी से, ये भी रसिया से ही निकलती है और ये भी कैस्पियन सागर में ही गिरती है। राइन की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के करीब से निकलती है ना, राइन नदी जो है, ठीक है। और ये उत्तर सागर में गिरती है, ठीक है। राइन नदी की बात करें तो इसकी लंबाई की बात करना है तो ये लंबाई होती है इसकी 1230 किलोमीटर, ठीक है। डेन्यूब नदी की बात करें, डेन्यूब नदी, तो ये बुडापेस्ट, एक यूरोप है वहाँ पे, बुडापेस्ट, ठीक है, एक जगह वहाँ से निकलती है और जाके काला सागर में गिर जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2842 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 2842
किलोमीटर। तो राइटिंग में सुधार करना पड़ेगा ना। ये कुछ नदियाँ है। जियोग्राफी अभी चालू करूँगा मैं कुछ दिनों में, है ना। जियोग्राफी ये दो तरीके से होगी, पहली होगी वर्ल्ड जियोग्राफी, दूसरी होगी इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। उसमें बहुत डिटेल्स में हो जाएगी। अगला है कि देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप विशेष रूप से तैयार विशेष परामर्श प्रोग्राम का नाम जो है लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया है, ठीक है। एक स्कीम है, मतलब जो भी मतलब लॉन्च की गई थी वो ये थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि 40 केजी भार वाली लकड़ी 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा शक्ति क्या होगी। तो आपको पहले तो पता है, शक्ति पता होना चाहिए, कार्य करने की दर, ठीक है। कार्य करने की दर जो होती है समय के साथ निकलती है, ये चीज पता होना चाहिए। कार्य बराबर से क्या होता है, तो कार्य बराबर से बल गुणित विस्थापन होता है। समय देकर रखा है उसने कितना, 4 सेकंड। जो बल होता है यहाँ अपने को पता है बल इक्वल एम ए होता है, बट यहाँ पे अपन एम ए की जगह गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, मतलब जी, और जी की वैल्यू 10 लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बल की जगह एम मतलब 40, ए मतलब त्वरण, जी मतलब 10, और विस्थापन जो है वो है 5 मीटर, क्लियर है। और नीचे है 4, तो 4 दाहे 40, 10 दाहे 100 और 5 500 और आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अगला सवाल था कि निम्न श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 16 देखो क्या हुआ, +2 +4 22 हो गया, +2 +4 +2 +4 मतलब 34 आंसर हो जाएगा। अगला था कि समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग क्या होगा। तो देखो जब भी ऊर्ध्वाधर समय के साथ जब फेंकी जाती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो वर्टिकल होगी, ठीक है, प्लस जो होगी नेगेटिव होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी कूट भाषा में क्लॉक को DPDL लिखा हो, जैसे सी को देखो अच्छे से, फिर डी है, यहाँ पे भी सी है तो यहाँ पे भी डी है, मतलब OP मतलब +1 कहानी हुई है। तो यहाँ क्या आएगा, H के बाद I, E के बाद F, N के बाद MNO आएगा, ठीक है, IFO, ये आंसर हो जाएगा। अगला था रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक क्या मतलब क्या कहा जाता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा उष्मा क्षेपी, जिसमें उत्पन्न होती है। अगर शोषी बोले मतलब जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण से उष्मा शोषी हो जाता है। एग्जाम्पल देख लो आप थोड़ा सा, जो चूर्ण होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बोल दो, मतलब चूना जो होता है इसमें उष्मा होती है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्लियर होती है, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। उष्मा शोषी और क्या हो सकती है, N2 + O2 + उष्मा, इसमें उष्मा का शोषण मतलब अवशोष हो रहा है, मतलब अवशोषित हो रही है, ये हो गई। उष्मा क्षेपी की कहानी बताया तो अमोनिया का बनना उष्मा क्षेपी है, जैसे N2 3H2, तो ये जो बनती है 2NH3, ये अमोनिया बन गया प्लस उष्मा। तो ये उष्मा निकालते ही जो अमोनिया जो बनना होता है वो एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स है, इन्हें याद रखो। अगला सवाल था 25वें नंबर का, इसको देखो, ये इसका कैलकुलेशन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, सबको प्लस कर दो, ये 444 है, क्लियर है। फिर उसके बाद देखो 4.04, तो 4.04, इसके बाद यहाँ 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 44.4 मतलब यहाँ आएगा 44.4। अब एक काम करो, उसको 3 संख्या में लेके चलो। फिर 4.44, 4.44 0 कर दो, और 4 यहाँ 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको जोड़ने के बाद 20 माइनस कर देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, पॉइंट 4 4 दूनी 4 4 4 5 26, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 4 8 9 10, और यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब 500 में से इतना माइनस, और इसमें से अब 20 माइनस करना है, 0 तो ये 8 तो आएगा ही। 10 में से यहाँ 500 में से 0 में से 0 गए 0, और 50 में से 48, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। देखिए 5% हानि हुई है उसको, तो मान लो तो इसका जो स्टार्ट होगा 5% की हानि होती इतने में बेचने पर, मतलब वो चीज जो थी 95 100 इक्वल हो जाएगा 25.65,
क्लियर है? या नहीं समझ में आता आप देखो, वो चीज़ उसने एक्स में खरीदी होंगी, उसको एक्स का ही 5% का लॉस हो गया, ठीक है। लॉस पे उसने फिर बेची कितने में, 25.65 में। इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनने वाला है, ठीक है। 95 x/100 ये बेसिक है पूरा। पर अपन अब आगे बढ़ चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिया करेंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर है? तो अगला हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का जब इंटर करेंगे तो हो जाएगा 95x इक्वल 25 65, देन x 19 से कट रहा होगा या 5 से काटो तो ये 19 बार गया, और 5 से जिसको काटेंगे तो 25 5 एकम 5 5 3 15, ठीक है। 19 से जब काटेंगे तो 19 19 दूनी 38, तो 51 3, ये 19 दूनी 38 इधर 40, 13 बचेगा 33, तो 19 5 95, 19 7 133 होता है शायद, आई थिंक, है ना। 19 7 133 मतलब होता ही होगा 19 7 9 हाँ। तो एक्स निकला है, मतलब उसने वो चीज़ 27 रुपये में खरीदी थी। अब यदि वो इसे 31.05 में बेचे, 27 में खरीद के इतने में बेचे, तो उसको हो रहा है 4 रुपये और 5 इतने रुपये का लाभ हो रहा है 27 के बाद, और उसने खरीदी थी 27 में, तो उसका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। लाभ तो होना तय है, अब कितना होना है तो थोड़ा इसको देखो, 7 4 4 4 4 4 16 4 5 24 4 6 24 4 7 4 6 24 लगभग ये इसका गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, मतलब 100 का अंदर गुना करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। 9 से काटो, 3 से काटो, 3 9 27 और 3 एकम 3 3 3 9 3 5 15, फिर 9 से काटो तो 9 एकम 9 9 5 45 15 15% इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट जो 4 बार जीता है, अंडर 90, है ना, वो इंडिया है। कब कब जीता, तो 2000 में जीता है सबसे पहले, 2000 के बाद कब जीता है, तो 2000 के बाद में जीता है 2008 में। क्वेश्चन नंबर अपना 27 है ना, 2000 के बाद में जीता है 2008 में, उसके बाद 2012 में जीता है, 2018 में जीता है। क्लियर है, कंटिन्यू जीते हैं, ठीक है। 4 बार जीत चुका है इंडिया ना। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारे सामने एक सवाल है, उसने ये पूछा है कि ये एक कैलकुलेशन है, इसको गौर से देखो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab माइनस 1 करके कुछ दिया है, इस 1 को थोड़ा आगे लाओ। ये एक ऐसी इक्वेशन बन रही है, आप ध्यान से देखें। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये अगर फार्मूला हमको याद होगा तो बहुत बेहतर है सॉल्व करने के लिए। प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये 2 नहीं है ना, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए करके, ठीक है। तो इस फॉर्म में पहले तो अरेंज करना है इस क्वेश्चन को, तो इसको ध्यान से देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, 0.98 की पावर 3 ए क्यू हो गया, प्लस 0.02 ये बी क्यू हो गया, प्लस -1 की पावर 3 कर रहा हूँ, ठीक है। इसको उठा के ले गया उधर, ठीक है। -3 -1 0.98 और 0.02, देखिए ध्यान से ना, मैंने इसको फॉर्म में कर लिया, क्योंकि जब इसको हटाऊंगा तो -1 आ जाएगा और यहाँ +3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन होता है। मैं सबसे पहले इसका a प्लस बी प्लस सी करके देखता हूँ क्या सॉल्यूशन आता है, फिर इसके बाद फिर यहाँ करके देखूंगा। तो मैं यहाँ पहले इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो a जो है मेरे पास 0.98 है, b जो मेरे पास है वो है 0.02 है, क्लियर है, और c जो है वो है -1। समझ में आ रहा है? तो ये जब जोड़ूंगा तो ये +1 होगा और -1, तो ये 0 हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन आ रहा है 0 हो रहा है, तो मेरे को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला है, यदि दक्षिण दक्षिण पूर्व होगा, मान के चलो कि जो दक्षिण है ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, जो इस साइड में है वो दक्षिण पूर्व इस साइड हो जाएगा, मतलब थोड़ा इधर घूम रहा है पूरा की पूरा सर्कल 45 डिग्री। तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर पहले ये था तो वो यहाँ हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि प्लस का अर्थ भाग है तो हम क्या करेंगे, यहाँ भाग बना देंगे। भाग का अर्थ माइनस है तो हम माइनस बना देंगे।
माइनस का अर्थ गुना है तो हम यहाँ गुना बना देंगे, और गुना का अर्थ जोड़ तो हम यहाँ जोड़ बना देंगे। अब इसको उतार लेते हैं क्वेश्चन को एज इट इज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया, माइनस एक गुना है तो 12 पंचे 60 हो गया, प्लस 92। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सामने कितना 94, 96 माइनस 60 तो 36 आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि आध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो ये हम उत्तर चले 500 मीटर, और फिर ये दाएं हो गया, बाएं मुड़ती है और 250 चलती है। ठीक है, बाएं मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है। अब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है, तो वो इस प्रारंभिक दिशा से उत्तर और पश्चिम दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला था कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में पार करती है। मान लो रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई L है और प्लेटफॉर्म जो है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई तो दी है ऑलरेडी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई P है और रेलगाड़ी दे के रखी 110 मीटर, तो इस टोटल डिस्टेंस को पार करता है 13.5 सेकंड में। क्लियर है, और वही रेलगाड़ी, ये उसकी क्या हो गई, चाल हो गई रेलगाड़ी की। ठीक है, और वही रेलगाड़ी की चाल सेम रहेंगी। वो क्या करती है कि जो प्लेटफॉर्म है, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है, थोड़ा चेंज आएगा। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है, आर मान लेते हैं, और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 110 मीटर। ठीक है, और वैसी भी वही रेलगाड़ी है जो कि 205 मीटर प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड पार करती है। तो चालों सेम है, तो इसकी हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, मीटर सेकंड में सॉल्व करना है इसको मिटा देता हूँ मैं। सॉल्व करने पे इसका इधर इंटू करेंगे तो वो आ जाएगा 18.25 आर प्लस, उसका गुना जब इसमें करेंगे थोड़ा लंबा जाएगा ये, एक जीरो लगा दो इधर, 11 5 55, 5 बचा, 11 दूनी 22, 5 27, 2 बचा, 11 8 88 और 2 90, 9 बचा, 11 कम 11 और 9 20। पॉइंट कहाँ आएगा, दो संख्या बाद, मतलब पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, इक्वल यहाँ पे आएगा 13.54 प्लस, अब इसका साथ गुना करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, लेंथी पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन है किनारे में कर लेते हैं, 205 गुणित 35, 55 2, तो ये 5 दूनी 10, 3 5 15, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 5 सॉरी 1 5 0 2, तो 5 7 6 7 2, और पॉइंट यहाँ था एक संख्या बाद, तो ये आ जाएगा। तो हमारे सामने 27 67.5 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, इसके अंदर जाएगा 13.50 आर माइनस कर देंगे, और इस साइड क्या जाएगा, इधर क्या था, इसमें से क्या माइनस करेंगे 27 75, इसको 27 67.5 में से इसको माइनस कर देंगे। इधर माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा 5 12 में से इधर से लेंगे, 12 में से 5 गए 7, 7 में यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 3 गए 4। ठीक है, और इधर आ जाएगा 0 0 6 7 760 आ जाएगा। ठीक है, 760 यहाँ आर आएगा, तो जो आर की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, तो यहाँ पे जो हमारा रेल की लंबाई आ जाएगी 760 बटे 4.75, इसको सॉल्व करने पर आएगा 160 मीटर। ठीक है, तो इसकी चाल पूछी है, तो आप किसी भी वैल्यू रख दो, जैसे यहाँ रखना है तो यहाँ रख दो, यहाँ जब 160 रखेंगे तो आ जाएगा 270 बटे 13.5। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा,
तो ये आ जाएगा, इसको भाग देंगे, पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 2700, नीचे आएगा 135, तो 15 से काटो तो 9 से काटो, 9 3 27 0 0, 9 से 15 बार कटेगा, 15 दूनी 30 मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका 4, तो ये हो गए 20 मीटर प्रति सेकंड 4 होगी, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे, जो 20 मीटर है तो किलोमीटर बदलने के लिए 1000 का गुना और ऊपर करेंगे 60 का गुना। ठीक है, जब इसको भाग देंगे 1 2 3, तो 1 2 3 6 36 दूनी 72, इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला है कि मार्च 2018 में उड़ीसा के पुरी में आयोजित समारोह में किसने नाब काले बराब पर्व के अवसर पर 1000 और 10 रुपए के सिक्के, तो ये भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने मतलब यहाँ पे सिक्के जारी किए थे। कुछ पर्व और जैसे ओणम, ये कहाँ का है, ये केरल का है। ठीक है, पर्व के नाम है ये ना। एक होती है छठ पूजा जो होती है छठ, ये बिहार की है, यूपी बिहार में मेनली होता है। रथ यात्रा जो यात्रा होती है, जगन्नाथ यात्रा जो यात्रा है, ये उड़ीसा की पुरी की है। एक गंगौर करके है ना, गंगौर, ये जो फेस्टिवल है ये राजस्थान का है। ठीक है, और त्योहारों का शहर जो बोला जाता है, ठीक है, त्योहारों का शहर बोला जाता है मदुरै को। ठीक है, ये एक सिटी है जहाँ पे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पढ़े प्रश्न को और समीकरण देखो, है ना। x का मान निकालना है। पहला समीकरण ये दिया है, हम यहाँ गुणनखंड जो फैक्टर मेथड होती है उस मेथड से निकाल सकते हैं, गुणनखंड डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं, तो केवल 2 पर्याप्त है। ठीक है, यहाँ जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, x² माइनस 9x माइनस 9x प्लस 81, तो ये x माइनस 9 यहाँ निकलेगा, यहाँ माइनस, और यहाँ पे भी -1 निकल जाएगा, तो x माइनस -1, तो x इक्वल 9 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अगला देखो 34 हो चुका है। 35 था कि वर्ष 2017 में अग्रणी भूमिका पुरुष वर्ग में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो था किसे मिला था, तो ये थे आमिर खान, मूवी थी इनकी दंगल। ठीक है, अगला देखो करेवा, ये एक मिट्टी की याद है, कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, याद रखना। पश्चिम बंगाल में लगभग आधे ज़्यादा 60% से ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का एक भाग मतलब हिस्सा होता है करेवा मिट्टी करके। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी की विशेषता क्या होती है, यहाँ जो होता है ह्यूमस जो बोला जाता है ना, ह्यूमस, इसकी मात्रा मैक्सिमम होती है पर्वतीय मिट्टी में। क्लियर है। अगला देखो, एक कार इतना लीटर पेट्रोल इतने किलोमीटर की दूरी में तय करती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करती है, मतलब 2 4 दूनी 8 3 11/4 लीटर जो है इसमें 44 किलोमीटर चलती है, तो 1 लीटर मतलब यहाँ लीटर रहने दो और पक्षांतर करो, ये 44 रहेगा, 4 ऊपर जाएगा, नीचे 11 आएगा, तो 11 चौक 4 16 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 लीटर में 16 किलोमीटर। 38 नंबर का था कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही मतलब छोटा फिर बड़ा, तो ये आ जाएगा अपना 0.6, ये पहले नंबर पे आएगा, 0.8 दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, तो मध्यम पूछा तो तीसरे नंबर पे ये 5 डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि विद्युत बल्ब के में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस तो इसमें है नहीं, इसका क्वेश्चन गलत था, यहाँ शायद वो होना चाहिए था हमारे सामने, क्या हीलियम, वैसे आर्गन भरी जाती है। क्लियर है, आर्गन भरते हैं। अगला है 2 प्रतिरोध जो है 10 ओम 20 ओम के है, 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, सर्किट में विद्युत धारा क्या है, तो सबसे पहले धारा, ओम का जो नियम है वो है RI = V। क्लियर, धारा पूछा तो I = V/R, V हमारे पास गिवन है 6 वोल्ट, R है क्या, अब ये श्रेणी क्रम में याद रखना। ठीक है, श्रृंखला में दोनों जुड़ जाएंगे, जो श्रेणी क्रम में R होता है वो R1 + R2 होता है, समांतर क्रम में जो 1/R = 1/R1 + 1/R2 इस तरह, तो श्रेणी क्रम दिया था तो R जो होगा जुड़ जाएगा, 10 और 20 30 ओम हो जाएगा, 6 5 30 मतलब 1/5 मतलब 0.2 ओम, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 41 था कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री पे होती है, सभी को पता है अपना जो ये होता है कॉइल, ये विद्युत धारा होती है। ठीक है, तो ये धारा
तो इसका एक फार्मूला होता है, हमको पता होना चाहिए। जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर जो कोई अगर चालक हो, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर जो आरोपित बल होता है, उस बल का मान होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी हो और प्रवाहित धारा आई हो और एल वो चालक की लंबाई हो, तो उस पर जो लगने वाला बल ये होता है। क्लियर है? तो उसने ये पूछा है कि प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी, ठीक है, धारा का मान सबसे अधिक कब होगा? तो धारा का मान एफ अपॉन बी एल साइन थीटा। क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू अधिक मतलब कब कब होगी? तो थीटा इक्वल 90, क्योंकि साइन 91 होता है, उससे कम अगर हो तो यहाँ पे एक से कम वैल्यू आएगी। तो 90 डिग्री पर ये वैल्यू जो धारा होती है बहुत अधिक होती है, याद रखो। यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाए तो जिनके अनुपात देके रखे तो पहला भाग क्या होगा? देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको अनुपात अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम इन अनुपातों को ले लेते हैं, 6 से गुना कर देते हैं, तो 6 से सब में गुना करेंगे तो 2 3 अनुपात 4 अनुपात 18 24, ठीक है, 686, इसको सबको जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो 24 34 और 8 42 4 46 7 49, ठीक है, 49 x इक्वल आ जाएगा 686। देन x इक्वल 7 से कट रहा होगा बिल्कुल, 7 ही 8 56, 7 ही 49 हो रहा है, 7 ही 8 56, 9 7 63, 5 बचा, 7 ही 8 56, फिर 7 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगे 7 एकम 7 7 चौक 14। तो पहला भाग पूछा है, तो पहला भाग देखो यहाँ पे क्या था, 3 था, तो 14 चौक 56, डी आंसर हो जाएगा। अगला था युजवेंद्र चहल निम्नलिखित किस खेल से तो क्रिकेट संबंधित है। ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना है। देखो ये बार का मतलब असल में होता है कोष्टक, याद रखो, खाली कोष्टक अंदर सॉल्व पहले करना है, ठीक है। तो हमारे सामने क्या है, 25 में से 30 गए हैं, तो यहाँ पे निकलेगा हमारे सामने कितना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ -5 निकलेगा बाहर, यहाँ -27 पहले से ही है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 32। क्लियर है? यहाँ 24 रहेगा, इसको सॉल्व पहले करते हैं, तो ये आ जाएगा 24 6 2 8 -8 समझ लो, फिर -8 रहेगा पहले से, यहाँ 23 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कहानी हो जाएगी 31, तो 22 -31, तो ये हो जाएगा -9, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, कथन निष्कर्ष, कुछ पिन धातु है, तो ये हो गया पिन और ये हो गया धातु, कुछ पिन धातु है, कुछ क्लिप धातु है, कुछ क्लिप धातु, देखो दो वेन डायग्राम बने, कुछ क्लिप धातु है, ये बन सकता था, ठीक है, एक और बन सकता था, ये पिन, ये धातु और एक यहाँ से क्लिप, ठीक है। कुछ क्लिप धातु तो ऐसी हो सकती थी, दो डायग्राम बनते हैं, मैक्सिमम बनाइए अच्छा रहता है, ठीक है। निष्कर्ष देखो, कुछ धातु पिन है, कुछ धातु पिन है यहाँ है, कुछ धातु पिन यहाँ भी है, मतलब ये सही है। कुछ पिन क्लिप है, कुछ पिन क्लिप यहाँ नहीं है, कुछ पिन क्लिप यहाँ है, तो दोनों पर राइट होना चाहिए, दोनों पे गलत, ठीक है, तो ये नहीं होगा, मतलब ये गलत। दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, बिल्कुल गलत, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, गलत, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, सही, ठीक है। अगर मान के चलो ये कंडीशन ये आती कि आप यहाँ गलत हो जाता है, यहाँ सही और यहाँ गलत, तो ये या तो पहला या तो दूसरा वाली कंडीशन बनती, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2018 का सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार निर्मला सीतारमण ने किसे दिया? ये जो हमारे 46वें नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और इस बार जो मिला था, इस बार की अगर कहानी बोले तो इस बार जो मिला था वो मिला था यूपी को, जो झांकी निकली थी राम की, भगवान राम की, उसमें मिला था। 27 नंबर था कि दिए गए पीएच विलियन पर विचार करना है कि किस विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्च होती है। देखिए इसका एक सिंपल सा फंडा कि जिसका पीएच वैल्यू मिनिमम होगा उसकी सांद्रता जो होगी मैक्सिमम होगी, तो जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम किसका, इसका, तो इसकी सांद्रता सबसे अधिक होगी। ओके, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो, विषम पता करना, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, डी आंसर मतलब ये आंसर। अगला आ जाएगा
दिया गया एक पाई चार्ट है, कुल उत्पादित यूनिट कितनी है, पूछा है DEF कितना होगा। तो जो DEF है हमारे पास, तो DEF 5% है, तो इसका हम 5% निकालेंगे। देखो इसका पहले 10 निकालो, 10 निकालेंगे तो 12,400, तो 5 मतलब 6,200, सॉरी 10% निकालेंगे तो 1,24,000, तो 5%, 12 इधर से, 50 इधर से, 62,000, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसका 5% निकाल लो, आंसर आ जाएगा 5/100, 2 जीरो कटे 5 का गुना कर दो, आंसर आ जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक को अंग्रेजी दो उपन्यास द ब्लैक हिल 2017 के लिए अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो आंसर था वो था ममंगाई। देखिए ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन ये क्वेश्चन ये बताता है कि आपको बुक्स जो होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है। अगला देखो, ये था कि कथन था कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया। क्लियर है। ये कथन था। अवधारणा क्या थी, अवधारणा हमारे सामने ये थी कि छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते नहीं, ये बात इसमें कहीं भी नहीं है और ऐसा डन भी नहीं कि छोटे बच्चे आसानी से सीखे, बड़े बच्चे आसानी से सीख लेते हैं, मतलब ये गलत है। स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो स्कूल है बच्चों का विकास चाहता है, तो केवल सेकंड अवधारणा मतलब दूसरा आ जाएगा आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार की दूसरा शब्द पहले से, दूसरा शब्द पहले से। तो इसका जो आंसर होगा वो देखो क्या आएगा। कांच पारदर्शी होता है, लकड़ी अपारदर्शी, डी आंसर हो जाएगा। अगला है, श्रवणीय रेंज से नीचे की जो आवर्ती सा ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो जो श्रवणीय ध्वनि होती है उससे नीचे अगर रेंज रही तो उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक। श्रवणीय रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम। श्रवणिक जो रेंज होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। उसके ऊपर 20 से ऊपर अगर आ जाए तो जो होती है मतलब अल्ट्रासोनिक हो जाती है। ठीक है। और सुपरसोनिक किसको बोलते हैं, सुपरसोनिक असल में होता है क्या है, एक मेक नंबर आता है। मेक नंबर मतलब क्या होता है कि जो इस एयरक्राफ्ट जो होता है ना, एयरक्राफ्ट उसकी स्पीड जो होती है अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ये मेक नंबर होता है। अगर मेक नंबर 1 से अधिक है तो सुपरसोनिक, अगर 1 से कम है तो सबसोनिक। ये कुछ टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। अगला है, निम्न आकृति में कितने आयत है, आयत आपको बताना है। देखो अब आयत एक तरफ चालू करते हैं। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये पूरा 3 हुआ। क्लियर है, 3 हो गया। उसके बाद देखो इसको अच्छे से, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये पूरा 6 हुआ। क्लियर है। और ये पूरा, ये 7 हुआ और ये पूरा 8 हुआ, मतलब यहाँ 8 हो चुके हैं। उसके बाद देखो ये 9 हुआ और ये पूरा 10 हुआ, मतलब यहाँ के 2, 10 गिन लो सीधे 10। उसके बाद देखो ये 11 हुआ और ये पूरा यहाँ तक 12 हुआ, 12 हो गया। उसके बाद देखो ये 13 हुआ और ये पूरा यहाँ तक 14 हुआ, 14 हो गया। उसके बाद 14 के बाद 15, 16, 17 और ये पूरा 18 और ये 19। थोड़ा कंफ्यूजन है गिनने में, फिर से इसको गिनना पड़ेगा। यहाँ तक कितने हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहीं हो गए थे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उसके बाद ये 19, ये 20 और ये 21। इसका आंसर वैसे 24 है। ठीक है। अब इस थोड़ा कैलकुलेशन में आप थोड़ा अलग अलग बना के करो, बहुत थोड़ा इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड रहेगा। ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे इसमें पूरा मतलब ध्यान, पूरा मेमोरी फास्ट, मेमोरी बेस सही है, थोड़ा प्रैक्टिस करो। इसका आंसर 24 आ रहा है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है, तो तांबा है, सिंपल सा है। फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 होता है, सल्फर 16 होता है, कार्बन 6 होता है, कॉपर शायद 29 होता है। परमाणु क्रमांक याद रखो, उनकी हमको संयोजकता के बारे में पता चलता है, परमाणु भार के बारे में पता चलता है, आणविक द्रव्यमान के बारे में पता चलता है, उनके
ब्लॉक्स ग्रुप के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगला है वाटरलू का युद्ध जो हुआ था कब लड़ा गया था, तो ये 1855 था। वाटरलू का एक ये नेपोलियन का युद्ध था। ठीक है, नेपोलियन ये फ्रांस से था, हार गया था भैया ये। ब्रिटेन और 2-3 देश थे, ऑस्ट्रिया, इनने लड़ा था। और उसके बाद कुछ 50, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंज हो गया भाई, ये आया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस सिल्वाकर को 16 जनवरी 2018 को खालिस्तान के नए अध्यक्ष के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया। इसका आंसर था 57 का सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका आंसर था। अगला एक ये जो क्वेश्चन था पिछला, ये करंट अफेयर से था। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, तो ये इसका सही सूत्र है ए। ठीक है, इसको बूझा चुनाव बोलते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? नाखून, बाल, पैर का अंगूठा, मुहासे। मुहासे है, सी का आंसर होगा, मतलब बी आंसर। अगला है सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हो? तो सिंपल सा है, जो एक फार्मूला होता है हमको जन्मों से पता है, चाल बराबर से दूरी बटे समय। क्या पता है हमको यहाँ पे? चाल पता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 450 मीटर दी है। सेकंड में आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ये जो चाल है इसको चेंज करेंगे। दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये हो जाएगा किलोमीटर, ये हो गया मीटर में, और प्रति सेकंड में कर देंगे तो ये हो गया प्रति सेकंड में। चाल होगी, दूरी दे के रखी कि हमें दे के रखी 450, समय निकालना है। 1 2 गया, 6 से कट रहा है कुछ, 1 0 से यहाँ का 1 0 ख़त्म करो, 5 से 5 24, 5 9 45। ठीक है, तो जो टी निकला है तुम्हारा वो कितना आ जाएगा? 6 6 9 गुणित 6 गुणित 6 बटे 4, मतलब आ जाएगा कितना? 4 से 4 गया, यहाँ 3 बचेगा, गुणित 3 बचेगा, 3 3 9 9 81, 81 सेकंड भी आंसर। अगला है अनुपात जो है 75:125 को इसके सरलता रूप में निकालना है। तो 75/125, 5 से 2, 25 से 2, ये 5 से स्टार्ट करो, 25 से 2 डायरेक्ट 25 से 75 और 25 पंच 3:5, सी आंसर हो जाएगा। अगला है चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में खालिस्तान को 8वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया। तो मतदान दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, सबको पता है, जो कि 8वां राष्ट्रीय मतदान दिवस था। ठीक है, याद रखना, जो 2018 का जो था, 2018 का 8वां था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो ये जो थे, ये थे त्रावणकोर, ये त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। ये जो वेलुथम्पी दलवा जो एक विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह हुआ था भैया 1808 में। कुछ विद्रोह है उनको पता करना, मतलब याद रखिए आप। एक हुआ था अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, ये हुआ था 1828 में। कहाँ हुआ था? तो ये असम में हुआ था। क्लियर है? एक हुआ था और संथाल विद्रोह। अब संथाल नाम से एक भाषा है, संथाली सुना होगा आपने, जो कि बंगाल की भाषा है ना। तो संथाल विद्रोह कहाँ कब हुआ था? तो ये याद रखो 1855 में। कहाँ पे? तो बंगाल में। एक तेभांगा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तेभांगा आंदोलन सुना होगा, विद्रोह सुना होगा, ये भी बंगाल में हुआ था। ये हुआ था 1946 में। कहाँ पे? बंगाल में। एक और हुआ था रामोसी विद्रोह, याद रखो, ये 1922 में हुआ था। ये पूना में हुआ था। पूना कई बार ऐसा आता है कि ये पश्चिम घाट लिखा होता है, कई बार पूना डायरेक्ट जगह का नाम है। ये कुछ विद्रोह याद रखो आप। ठीक है, अगला देखो 64 नंबर पे जो आता है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है, ये चौथा सेट है, उसमें तीसरी बार सवाल आ रहा है। 1/6 गुना होता है। ठीक है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना? चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी का जो भार होगा उसका 1/6 गुना होगा। याद रखिए, थोड़ा उल्टा ना पूछ ले कि पृथ्वी पर जो भार, चंद्रमा पर जो भार है उसका पृथ्वी पे कितना होगा, तो 6 गुना हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, अगला है 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था? तो देखो, सबसे पहले आपको इसके कोड पता होना चाहिए। सबसे पहले जो महीने कोड होते हैं वो क्या होते हैं? 144 जीरो, ये 12 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग 25, फिर 0, 6 का वर्ग 36, फिर 146, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोड हो गए। दिन के कोड, रविवार को अपन क्या मानते हैं? 1,
यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सोमवार को 2, ये ज़रूरत पड़ती है। 2000 का जो कोड है वो है 6, 1900 का जो कोड है वो है 0। तो स्टार्ट करते हैं 24 मार्च, तो 24 प्लस मार्च क्या है, जनवरी फरवरी मार्च 4, 2000 का कोड क्या है 6, और 6 का कोड 6, और 6 क्या करते हैं हम यहाँ पे 6 भागी 4 करते हैं कि जितनी बार भाग जाता है तो 1 डिवाइडेड 7, और फिर देखते हैं कि शेष क्या बचता है। शेष जो बचेगा वो यहाँ पर दिन चेक कर लेंगे। 24 और 6 30 हुआ, 30 और ये 10 कितना हुआ, 40 और 1 41, 41/7 मतलब 7 5 7 35, मतलब 6 बच रहे लेफ्ट, मतलब रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, मतलब शुक्रवार दिन आएगा। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8%, 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो इस ऐसे सवाल आया है तो अपन एक मेथड जो अपन इस्तेमाल करते हैं हम कि 8% लंबाई में वृद्धि होती है, चौड़ाई में 12%। मान लो आयत की लंबाई 100 थी, 100 से 8% वृद्धि मतलब 108 हो गई। चौड़ाई जो थी वो भी 100 थी मान लो, तो 100 से 112 हो गई। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आप यहाँ को काट के देखेंगे जितना हो सके। 2 से काटो तो 2 2 2 2 2 2, ये 50 बार कटेगा, ये भी 50 बार कटेगा। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, और कट सकता है कि बिल्कुल कटेगा 25, और यहाँ आ जाएगा 2 2 4 2 7 14, यहाँ पे कट रहा है क्या 25, और यहाँ आ जाएगा 2 2 4 2 8 16, मतलब 25 का गुना 25 करेंगे तो ये 625 हो गया, और यहाँ 27 गुणित 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 गुणित 28, 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 16 5 21, 2 नहीं 21 पूरा लिख देंगे, 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 5 21, और यहाँ पे 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, मतलब 6 5 7 756। इंक्रीमेंट कितना हो, कोई चीज़ जो थी 625 थी, 625 से कितनी बढ़ गई है, ये ऊपर के 56 और 75, कितना होता है 56 75, 5 और 6 11 का 1, 7 का 1, 8 और 5 13, 131 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौक 100, 25 को जब काटेंगे तो 25 4 6 24, अरे 25 बार जाएगा। क्लियर है, तो 4 एकम 4, 4 3 12, और 4 एकम 4 1 5 बटे 25, 25 को जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20 बार जाएगा, 20 कुछ आंसर आएगा ना, ए आंसर आने वाला है। ठीक है, देखो 500 में जब भाग देंगे तो 20 बार जा रहा है, और एक कम है मतलब कुछ पॉइंट में कम आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगला देखो 67 कथन है, उदाहरण है, सहन संवहनीयता को प्राकृतिक संसाधनों, उदाहरण के लिए जल मिट्टी जैव विविधता तेल खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण हमारे सामने क्या है कि हमारा जीवन और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है, जो इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं और सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बना है। अवधारणा चलो ठीक है, इससे संबंधित है। दूसरा, जैसे ही प्रत्येक निवेशक जानता है कि हमें अपनी पूंजी, ये बिल्कुल अलग है, यहाँ निवेश की बात ही नहीं है, ये गलत है, पहला आंसर है, पहला संबंधित है। अगर यहाँ अवधारणा की जगह निष्कर्ष होता तो पहला भी गलत होता, पर यहाँ अवधारणा है, तर्क है, तो यहाँ जब भी हो सकने वाली चीज़ें होती है थोड़ा बहुत भी संबंधित होता है तो सही हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल एक अंतर्निहित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, तो 68, तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। धावन सोडा का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट डॉट 10 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 H2O, ये धावन सोडा का फार्मूला होता है। कॉपर सल्फेट ये होता है। तो और जिप्सम की कहानी करें तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये होता है। अब इसी में से अगर ये थोड़ा सा इसको ऐसा बना दे डॉट हाफ H2O, तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन खालिस्तान में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया
जो होता है इसको क्या बोला जाता है, ऊर्जा ग्रह बोला जाता है। इसकी को जो खोज की थी वो अल्टमैन एक भाई साहब थे, उन्होंने इसकी खोज भी की थी। लाइसोसोम के बारे में देखें तो लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसमें एक एंजाइम होता है, मुझे नाम नहीं आ रहा, जो कि मतलब बहुत ही घातक होता है, इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह होता है। नाभिक जो होता है, तो नाभिक तो केंद्रक होता है, मतलब नाभिक का तो पता ही है आपको। अगला देखो, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की ऊर्जा कितने यूनिट होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये यूनिट होती है उसको किसको बोलते हैं। वो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। अगर ये चीज़ अगर आ गई आपके पास में तो उसका मीनिंग होता है 1 यूनिट, मतलब जो यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, 120 वाट और चल रहा है 8 घंटे। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, वाट को, घंटा तो मिल गया हमको, हम किलो वाट बनाना है, वाट को किलो वाट बनाना है। तो हमारे पास 12×96 वाट घंटा आ चुका है। अब मुझे यहाँ किलो वाट बनाना है तो मैं 1000 से भाग दे दूंगा, तो मैं जब 1000 से भाग दूंगा तो जो वाट है किलो वाट में बदल जाएगा, तो 0.96 किलो वाट घंटा हो गया। क्लियर है। अभी किलो वाट घंटा, इसको मैं यूनिट वो लिख सकता हूँ क्या, यूनिट, तो 0.96 आंसर आ जाएगा। तो ये बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 71 आया करे भाई, अब जाके आया। के आर मीरा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति और ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने वाले विषय के प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो इसका आंसर था बी, द गॉस्पेल ऑफ यूदास। अगला था क्वेश्चन कि ये प्रश्नाकृति है, किस इनमें से कौन सी इसमें इंक्लूड नहीं है। सर्कल है, ट्रायंगल, ये भी है, ये एक घनाभ वो भी है, ये भर नहीं दिख रहा आपको, तो इसका बी आंसर होगा। मतलब बी नहीं है, बाकी 3 है, ए सी डी है, ए सी डी, बी आंसर हो जाएगा। ये तीनों आकृति आपको मिल रही है, 20 में नहीं मिल रही है। अगला है आपके पास में विषम का पता लगाइए। देखिए यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पैरेलल है, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर। इसका मतलब ये नहीं कि डी आंसर होगा, डी बी नंबर पे, इसलिए बी आंसर होगा इसका। अगला है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है सिरका। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो असमान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है ना, आप भी इसको चेक कर लीजिए। असल में है क्या कि दो असमान द्रव्यमान है, एक m1 है और एक m2 है, तो उनकी गतिज ऊर्जा बोला है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², इधर भी 1/2 mv²। अगर उनकी गतिज ऊर्जा समान है और द्रव्यमान एक मान लो कि ये मैक्सिमम द्रव्यमान है और ये मिनिमम द्रव्यमान है, कम है, ये अधिक है, ये कम है, इस कंडीशन पे यहाँ होना चाहिए था कि तो भारी द्रव्यमान होता है, भारी द्रव्यमान जिसका भी होगा उसकी जो दोनों अगर गतिज ऊर्जा समान है तो उसका वेग कम होगा, और जिसका द्रव्यमान कम है उसका वेग अधिक होगा, तब जाके बराबर हो पाएगा। तो कम आना चाहिए था, लेकिन इसके ये सवाल थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। इसका आंसर वैसे बी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे द्रव्यमान जिसका अधिक है और एक का द्रव्यमान कम है तो उनकी गतिज ऊर्जा तभी बराबर होंगी कि जिसका द्रव्यमान अधिक है। समान गतिज ऊर्जा अगर उसको अचीव करना है तो जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका वेग कम होना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका वेग भी अधिक होता है। तो ये सवाल थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसको चेक कर लो अपने हिसाब से, गूगल पे सर्च करो, जहाँ लगे वहाँ सर्च करो। अगला है 76, यदि उत्तर जो है वो पूर्व उत्तर होगा, जो ये दिशा है उत्तर की दिशा है वो उत्तर, सॉरी गलत बोला मैंने, उत्तर पूर्व उत्तर होगा, सॉरी, कि उत्तर पूर्व मतलब उत्तर पूर्व, ये जो दिशा है ये दिशा अगर उत्तर होगी, मैंने क्या किया, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दिया है, तो पूर्व क्या है, तो पूर्व दिशा ये थी, अब उसको मैंने इधर घुमा रहा हूँ ना, तो इसको भी मैं इधर घुमाऊंगा तो ये आ जाएगा इस दिशा पे, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, सी आंसर हो जाएगा, उत्तर और पूर्व। अगला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती, जब भी थोड़ा निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दे। सवाल ये था कि 3 राज्यों की चाय की खेती का कुल क्षेत्र तमिलनाडु से
पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्र कितना प्रतिशत अधिक है। देखो सवाल अजीब सा है, आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करें, जब भी थोड़ा सा कंफ्यूज आए इंग्लिश लैंग्वेज चूज करें, क्योंकि वो ही जब आप क्लेम करने की बारी आएगी तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पर ही कर पाओगे, हिंदी से नहीं हो पाएगा। असल में सवाल इसका आंसर इन्हें 6% दे के रखा है, लेकिन 6% तभी होगा अगर वो ये पूछे कि तमिलनाडु से कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है वेस्ट बंगाल में। प्रश्न यहाँ एक लाइन बोले कि 3 राज्यों के चाय की खेती का, ये शब्द बोला है, ठीक है। तो ये अगर ये लाइन आप गौर करोगे तो इससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसमें खाली इतना सा पूछा था उसने कि तमिलनाडु से कितने प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई वेस्ट बंगाल में, तो उसका आंसर 6% था। आंसर 6% दिया है, सवाल थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसका इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल करो और सॉल्व करो फिर। अगला है, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और क्यू 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 हो जाती है, मतलब उस टाइम पे क्यू की आयु 20 वर्ष रही होगी। क्लियर है, जब पी 15 रहा होगा तो क्यू 20 रहा होगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद 26 है तो 20 ही रहा होगा वर्तमान में। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, तो पी की 15 और उसकी 20, मतलब 5 3 15 5 24 3 4, ये आंसर हो जाएगा। अगला है 79, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। कपास, ऊन, रेयान, ये सारे कपड़े हैं। कार्डबोर्ड, ये विषम है इसका आंसर, मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ किया। तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। ये अपने जो वर्तमान में हर्षवर्धन की बात करें तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है। अगला देखेंगे, स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्रालय के पास है। जेपी जो नड्डा है, ये फिलहाल में बीजेपी के अध्यक्ष है, बीजेपी के प्रेसिडेंट है वर्तमान में, ठीक है। महेश शर्मा, इनके पास शायद अभी कोई बाहर नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है ये, कैबिनेट में। अगला 81 देखते हैं, ये है कि 987X54 संख्या के लिए जो है अनुपस्थित जो एक से चुने, ताकि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आपको 6 से विभाजित होने का जो रूल है वो पता होना चाहिए। तो उसका रूल्स ये है कि इन सारी संख्या का जो योग है वो 6 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 9 + 8 + 7 + x + 5 + 4, इसको योग करते हैं तो 9 और 8 15 हो जाता है, सॉरी 17 8 16 17 17 7 हो जाता है हमारे पास में कितना, 24। 24 के बाद 24 और 5 29 और 4 33, ठीक है, प्लस x। तो 33 में से क्या जोड़े कि वो 6 से डिवाइड हो जाए। तो 33 में अगर 1 जोड़ूंगा 34 होगा, नहीं होगा। 2 जोड़ूंगा 35 होगा, वो भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 5 जोड़ूंगा तो 38 होगा, वो भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 3 जोड़ूंगा तभी वो 3 जोड़ूंगा तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a + b + c = 2s है, तो s - a² + s - b² + s - a² + s² की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करो, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो अपने सामने क्या आएगा, a² - 2as, क्लियर हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा, a² + b² - 2bs। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, इसको तोड़ेंगे, s² + c² - 2cs + s²। तो s 1s 2s 3s 4s, तो यहाँ आ जाएगा 4s², क्लियर है। अंदर क्या आ जाएगा, -2s में कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा क्या, a + b + c कॉमन बचेगा, और a + b + c की वैल्यू है 2s²। और यहाँ 1 मिनट इतना हुआ। अभी हमारे पास में और चीज़ बची, एक कोष्टक में बची, प्लस एक कोष्टक में हमारे सामने क्या बचा है, यहाँ का a² b² और c², मतलब a² + b² + c², क्लियर है। अब हमारे पास में यहाँ बचा है 4s² माइनस ये है 2s, और ये वैल्यू उसने दी है हमको 2s, a + b + c की, इंटू 2s हो जाएगा, प्लस अंदर बचेगा a² + b² + c²। अब यहाँ पे 4s² हुआ, माइनस 2 दूनी 4s² हो जाएगा, s² प्लस अंदर बचेगा a² + b² + c²। ये गया, हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा a + b² + c, इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 का जो इकाई अंक क्या होगा। तो आप सबसे पहले 7 की घात 95 को गौर करो। क्या करते हैं ऐसे सवालों में हम 4 से भाग देते हैं। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, कितना बच रहा है 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बच रहा है। ठीक है, अब 7 की घात 3 मतलब क्या होगा, 7 ही 49 गुणित 7 मतलब 49 इंटू 7 तो 9 7 63। आखिरी में क्या आना है 3 आना है, आखिरी में 3 आना है। अब 3 की घात 58 को सॉल्व करते हैं तो 3 की घात 58 से क्या बचेगा, 4 से भाग दो इसको, 4 कम 4, 4 चौक 16, 2 बचा मतलब 9। आखिरी में आना है कितना 9। अब 3 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 होगा, ये 13 में से 9 तो आखिरी में क्या बचेगा, 13 में से 9 हो गए 4, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक जब भी सॉल्व करे तो उनको सबसे पहले इन घातों को 4 से भाग दे, जो शेष घातें होती है उनको लिख दे, फिर उनका सॉल्यूशन लिखे क्या आता है। ये असल में 343 होता था, तो मैंने इकाई का अंक लिया 3। क्लियर है, यहाँ पे 9 9 81 3 हो रहा है 3 3 9, इसमें जब 9 माइनस करूँगा तो आखिरी का अंक ही पूछा है उसने, इसलिए मैंने डायरेक्ट 3 उठाया यहाँ से 9 लिया और माइनस कर दिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित करता है। तो ये जो बर्ड है इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रा, बी। ठीक है, इसको आप याद रखो। अगला है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो था 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये आयोजन हुआ था दिल्ली में, ये पहला था खेलो इंडिया। तो इसमें पूछा है कि इसमें कौन विजेता रहा, सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते थे, वो मेडल जीतने वाली जो राज्य था वो कौन सा था, तो उसका था हरियाणा। ठीक है, ये पहला खेलो इंडिया था। दूसरा जो खेलो इंडिया हुआ था, दूसरा खेलो इंडिया कहाँ हुआ था, पुणे में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ, ये 2018 का था, ये 19 का था। तीसरा जो हुआ था वो असम में हुआ था। ठीक है, असम, ये 18 19 ये 20 का था। अभी जो एक अगला जो होने वाला है वो पंचकुला, ये हरियाणा क्षेत्र में पंचकुला, दिल्ली हरियाणा से 3 4 जगह मिलकर होने वाला है चौथा। ये 3 हो चुके हैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में क्या विशेष है भैया, इसमें स्कूल के जो बच्चे होते हैं अंडर 18 के जो बच्चे होते, जो स्कूल बच्चे होते, वो स्कूली बच्चे जो 12 तक के बच्चे होते उनको खेलने दिया जाता है और उनको 5 लाख रुपए पर मंथ दिया जाता है, सॉरी पर ईयर उनको स्कॉलरशिप दी जाती है अपने खेल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अगला है 86, 50,000 की धनराशि 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज की दर जो है वो ब्याज प्रति तिमाही बोल दिया है। पी तो हमारे सामने 50,000 दे दिया है। क्लियर है, देखो दर जब तिमाही होना तो क्या करेंगे, हम उसको 4 से भाग दे देंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा कितना 3%। और टाइम जो था हमारे पास में, टाइम हम क्या करेंगे, टाइम जो होता है तिमाही होने पर 3 मंथ को 1 साल माना जाता है, 3 मंथ को 1 साल माना जाता है। तो हमारे पास 6 माह है, तिमाही दर है, जब 6 माही दर होती है तो 6 मंथ को 1 साल माना जाता है, और तिमाही है तो 3 मंथ को 1 साल, तो 6 माह से मतलब टाइम जो हमारे पास 2 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा हमारे सामने क्या हो जाएगा 50,000 तो 1 प्लस आर कितना है 3/100 की पावर 2 तो 103, तो ये हो जाएगा 50,000 गुणित 103/100 गुणित 103/100, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो गए। अब 103 का वर्ग गुणित 5 करना पड़ेगा, तो 5 गुणित 103 गुणित 103। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन सॉल्व करने पर हमको कितना मिलता है, तो सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा 53,045, तो इसका आंसर हो जाएगा 3,045। मुझे आंसर पता था, आप इसको सॉल्व कर लो। अगला था सवाल 87 था, सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्ण में से एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज की सबसे पहले कि सारे भुजाएं समान होगी, तो सम चतुर्भुज कुछ ऐसा बनता है, देखिए आराम से ऐसा बनता है सम चतुर्भुज। भुजाएं सब 6 की और एक विकर्ण दिया दे के रखा है, ए भी 6 था, ए भी 6 था, ए भी 6 था, ए भी 6 और विकर्ण भी 6। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ, या तो सिंपल सा अगर मुझे समबाहु त्रिभुज का फार्मूला पता है, सबसे आसान समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला पता है वो लगा दूँ।
संभाव्य त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 a²। ठीक है, संभाव्य त्रिभुज जिसमें 2 है तो मैं गुणित 2 कर दूंगा। ठीक है, एक संभाव को निकाल लूंगा, गुणित 2 कर दूंगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा √3/4 इंटू ए। भुजा कितनी थी? 6, 6 6 36 हो जाएगी, गुणित 2। तो 2 से इसको काटूंगा तो ये 2 बार गया, फिर 2 से इसको काटूंगा तो ये 18 बार गया, मतलब 18√3 इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला था महिला और बाल विकास मंत्रालय 11 अगस्त 2016 को खालिस्तान मनाने के उद्देश्य सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। बेटी दिवस मनाया जाता है 11 अगस्त 2016 से। ठीक है, याद रखिए 2016 से मनाया जाने लगा बेटी दिवस। अगला, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? तो इसके लिए आप क्या करो, चारों ऑप्शन को देखो कि कौन सा जो है वर्ग, किसका वर्गमूल है और किसका वर्गमूल नहीं हो सकता। सबके आखिरी में 25 है, ध्यान से देखिए। अगर इसको देखे 25, यहाँ 110 है, क्या हो सकता है ये? 25 का 5 और 110 का 10 गुणित 11, मतलब ये जो वर्ग है ये काय का वर्ग है? 105 का वर्ग है। 5 का 25 होता है, 10 का एकाधिकरण मेथड से 5 का 25 बनता है और 10 का 10 के बाद जो आता है 10 गुणित 11 10 110 हो जाता है 25। तो ये हो गया 105 का वर्ग। इसको ध्यान से देखो, ये हो जाएगा इसको देखो, इसका नहीं निकल पा रहा, इसको देखो 25 का 5 बाहर आया और 30 का 6 गुणित 5। देखो जो अंतर है एक का ही आना चाहिए तो वर्ग होगा, एक का ही अंतर आना चाहिए। 6 मतलब सॉरी 5 गुणित 6, 5 और उससे एक ज्यादा, 5 का 30 और 5 आखिरी का 25, मतलब ये जो वर्ग था ये था 55 का वर्ग। 5 का 25 हुआ और इस 5 का 5 के बाद 6 था, 5 का 30। ठीक है, ये 55 का वर्ग हो गया। अब इसको देखो 90, ये 9 गुणित 10 हो गया, मतलब 9 और 25 आखिर का, ये 95 का वर्ग है। 25 मतलब 5 और 9 गुणित 10 95, ये वर्ग नहीं है किसी चीज का। 60 जो आता है वो आता है 12 5 60, यहाँ एक का अंतर नहीं है, एक का अंतर होना चाहिए, तो इसका आंसर डी है। या तो ये सरल मेथड है। अगर आपको ये नहीं पता तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप क्या करो, इसको पूरा निकालो आप कि काय का वर्ग है ऐसा, उसमें बेसिक मेथड से 5 से भाग दो, 5 से भाग दो, हर बेसिक मेथड इस्तेमाल करो। एक ऑप्शन ये जो रहेगा वो ऐसा होगा जो कि एक वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है। 90, यदि समीकरण आपके सामने ऐसा है x² - x - 1 = 0 के मूल अल्फा प्लस बीटा है, तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा होंगे? मतलब वो ये बोल रहा है कि एक समीकरण ऐसा ज्ञात करना है जो इस प्रकार हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक इक्वेशन जो होता है वो ऐसा होता है। एक मूल, असल में इक्वेशन जो होती है वो ऐसी होती है जैसे x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल, ये बाहर जा रहा है, यहाँ जो होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, पर यहाँ अल्फा की जगह हमें अल्फा अपॉन बीटा लेना है, प्लस बीटा की जगह बीटा अपॉन अल्फा लेना है। तो इक्वेशन जो नहीं बनेगी वो ऐसी बनेगी, x प्लस अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल 0। ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये तो कट गया, तो यहाँ तो +1 आएगा इक्वल 0, यहाँ पे x, यहाँ जो आएगा अल्फा बीटा और यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस x²। ये इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। हमको इस इक्वेशन को निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो हमको पता है कि इनका जो योग होता है वो -b/a होता है। तो -b देखो क्या है, यहाँ b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, इस समीकरण से a की वैल्यू 1 है। इस समीकरण को हम कैसा कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ क्या आई, 1 आएगी, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो -1, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। क्लियर है। तो अब इन वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे जो -b/a, तो -b पहले से माइनस है और b की वैल्यू माइनस पहले से ही है, अपॉन a मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा जो आया वो निकल के आया 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा, c/a, तो c क्या है -1 और a मतलब 1 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो आया -1 आया। अब इन वैल्यू की ये वैल्यू में सारी रख दूंगा इस फार्मूले में, तो मेरे पास सामने की इक्वेशन बन जाएगी। x² - अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं 1 रखूँगा और उसकी जगह -1 रखूँगा।
एक्स प्लस वन इक्वल 0, तो यहाँ से माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस से कट जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस वन इक्वल 0, मतलब ये आंसर आ गया अपना प्लस वन वाला आंसर। मतलब कहीं गड़बड़ की है अपन ने, हमारे सामने साथ में गलती हुई। यहाँ थोड़ा फिर से देखेंगे अपन, है ना। थोड़ा सा यहाँ हम लिख देंगे सबसे पहले जो हमारे पास में वैल्यू आई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आई है हमारे पास, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 निकाली है हमने, ठीक है। थोड़ा यहाँ थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा देखो आप। ये जो था यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे ये जो वैल्यू है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वर्ग -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। क्यों लिखा, क्योंकि इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, रिसॉल्व करूँगा, तो मेरे सामने यहाँ पे +2 अल्फ़ा बीटा तो कट जाएगा, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ x प्लस 1 इक्वल 0। क्लियर है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे मेरा वैल्यू है 1, एक का वर्ग एक ही होगा, माइनस इसकी वैल्यू जो है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, और नीचे की वैल्यू 1 है, तो एक्स हो जाएगा +1 इक्वल 0। तो अब इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी -एक्स प्लस -2, ये यहाँ पे जो ये अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। 91 था कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार का कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला है, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, तो हमारे सामने 66/6 कोष्टक बंद, और उसके बाद फिर +6, फिर कोष्टक बंद, और इंटू 12 है। तो उसने बोला है कि धन का अर्थ भाग हो, मतलब यहाँ मैं भाग लिखूंगा, तो भाग अगर मानूंगा तो यहाँ 6 बचेगा सीधा, +6 है, और धन के जगह भाग है, मतलब फिर यहाँ भाग आ जाएगा, और गुना के जगह धन हो जाएगा, मतलब धन 12, तो 1, मतलब इसका आंसर 13 हो जाएगा। एक बार कटा, 1 धन 12 मतलब 13 आंसर। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है, तो ये जो है ये भी ऊतक है, स्केलर काइमा, ये हार्ड होता है, हमको पता है, दृढ़ ऊतक बोलते हैं इसको। कोलन काइमा ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। जीवित ऊतक, ये भी एक ऊतक है। जाइलम, ये प्रोसेस है, एक जाइलम है, एक ये फ्लोएम है, ठीक है, ये प्रोसेस है। जाइलम मतलब खनिज तत्वों का पौधों, किसी पौधों को उनका उसकी जड़ों द्वारा खनिज तत्वों का जमीन से खींचकर उधर प्लांट तक पहुंचाना, जाइलम। फ्लोएम मतलब प्रकाश, सूर्य प्रकाश द्वारा एनर्जी लेकर पत्तियों द्वारा जड़ों तक एनर्जी देना, जो नीचे की ओर जाना, ये फ्लोएम होता है। अगला है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? संख्या के आधार पर मोसले ने किया था, द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने किया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम इसने भाई साहब ने 8 स्वर के हिसाब से बांटा था, सारे गामा पा करके। और डोबेयर का इसका त्रिक नियम होता था, मतलब जो तीन तत्व रखता था ये, कि जो इसका जो क्वालिटी है और इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है जो पहला तत्व रहेगा, और तीसरे नंबर का जो तत्व होगा उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, उनका जो मीन होगा, जो माध्य होगा, वो बीच के जो तत्व रखा जाएगा उसके बराबर होगा। ये डोबेराइक का त्रिक नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था, ये आप थोड़ा याद रखें। अगला था, निम्न में से कौन सा हार्मोन से युवावस्था में समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो यह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये हमारे वसन में शुक्राणु को मतलब प्रोड्यूस करता है, ये हार्मोन्स, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा, प्रकाश की किरण पानी के ग्लास तक जाती है, वह झुकता है। देखिए, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास जाती है, देखिए ये पानी है और ये कांच है, क्लियर है। सबसे पहले जब भी एक होता है संघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटेगी,
और जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन आएंगी तो अभिलंब से पास आएगी। कैसे पता है? अल्फाबेट में एस पहले आता है, वी बाद में आता है, और यहाँ होता है अभिलंब को ए मान लो आप। एस से वी तरफ जा रहा है मतलब अभिलंब से दूर जा रहा है, वी से इस तरफ आ रहा है मतलब अभिलंब के पास आ रहा है। तो प्रकाश किरण जो है पानी से ग्लास में आ रही है, मतलब देखो विरल माध्यम से सघन में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है मतलब वो अभिलंब के पास आएगी, मतलब ये विरल से जब सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो क्या है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाती है, सामान्य से दूर, तो ओर तो आना है और सघन सघन माध्यम में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पास तो आएगा, सामान्य की ओर आ जाएगा और धीमा हो जाएगा, क्योंकि ये सघन विरल से सघन में जा रहा है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक समुच्चय में 4 संख्या है, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्य 9 है। मान लो 4 संख्या में से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, सॉरी 3 लो दो, शुरू की 3 संख्या है और इनका जो माध्य है ये कितना है? 9 है। ठीक है, तो जो x1 प्लस x2 प्लस x3 आगे 27, क्लियर है। और 4 बड़ी संख्या है, तो बची 4 जो बड़ी संख्या इन चारों में, तो 4 कहाँ से स्टार्ट होगी? x प्लस 3 x प्लस मतलब x2 x3 x4, टोटल संख्या कितनी थी? 4 थी, x1 x2 x3 और x4। तो शुरू की छोटी संख्या ये हुई और आखिरी की 4 बड़ी संख्या ये हुई, तो शुरू की 3 संख्या का माध्य 9 था, मतलब 3 संख्या को 27 था। आखिरी की 4 बड़ी संख्याओं का माध्य कितना था? 11 है, तो संख्याओं का जो योग होगा 33 हो जाएगा। पूछा क्या है? समुच्चय की परास, मतलब रेंज पूछी, रेंज मतलब x4 माइनस x1 पूछा है, तो मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे सामने क्या आ जाएगा? इसको जब इस इक्वेशन को लिखूंगा x2 प्लस x3 प्लस x4, इसमें से जब मैं माइनस करूंगा x1 माइनस x2 माइनस x3, तो 33 में से 27 गया तो बचेंगे मेरे सामने कितना? 6। तो x3 x2 से x2 गया, x3 से x3 गया, मतलब x4 माइनस x1 इक्वल 6। सर यही हमारी परास की रेंज थी, तो आंसर हमारा आ जाएगा डी। अगला था, लता घर से 20 केजी पनीर बनाती है। लता कितना केजी पनीर बनाती है? 20 केजी, और प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। मान लो 1 लीटर से 200 ग्राम पनीर बनता है, तो मुझे 20 केजी पनीर बनाना है। 20 केजी पनीर बनाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ 20 केजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 केजी मतलब 20 केजी मतलब मुझे लगेगा 20,000 ग्राम, 20,000 ग्राम। तो यहाँ मेरे पास 200 है, ठीक है, तो मुझे कितना लगेगा? ये बनाने के लिए मुझे दोनों साइड में 100 का मैं गुना कर दूंगा, तो यहाँ 100 लीटर हो जाएगा और यहाँ 20,000 ग्राम हो जाएगा, मतलब 20 केजी, और यहाँ 100 लीटर। तो 100 लीटर दूध क्या सकता होगी? क्लियर है, 100 लीटर दूध लगेगा मुझे, बट 1 लीटर दूध की कीमत 40 रुपये है, तो 100 लीटर की कितनी हो जाएगी? 100 को गुना कर दूंगा मैं, तो 4,000 रुपये, मतलब उसको रोज 4,000 रुपये लगेंगे दूध खरीदने के लिए 100 लीटर, और उसके बाद फिर वो पनीर बनाएगी। अगला क्वेश्चन था कि कथन पढ़ना है और तर्क, कि क्या 21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त है? तर्क, हाँ, किशोरों की धारणा है कि वे सभी क्षेत्रों में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं, विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होने के सीखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। ये जो है, क्या 21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त है? हाँ, किशोरों की धारणा है कि वे सभी क्षेत्रों में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं, विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होने के सीखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल हो सकता है ये नहीं। तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे सही मार्गदर्शन से प्रबंधित किया जा सकता है। नहीं, तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे सही मार्गदर्शन से प्रबंधित किया जा सकता है। ये भी लाइन सही है, तो जो हमारे दोनों तर्क थे वो मजबूत होंगे, डी इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन था कि यदि 15 लड़के 750 रुपये 5 दिन में कमाते हैं, मतलब 15 लड़के काम करते हैं 5 दिन तक, तब कमाते हैं वो 750 रुपये,
तो 25 लड़के 6 दिन तक काम करेंगे तो कितना धन कमाएंगे। तो ये इसकी इक्वेशन बनी थी। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो 15 पाँचे 75, मतलब यहाँ 10 आ गया। 10 इधर जाएगा, 1 से इधर जाएगा तो 1 से बराबर से 25 गुनी 6 गुनी 10, मतलब 25 छक्का 150 और 0 मतलब 1500। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो भैया इस तरीके से हमारा हो गया सेट नंबर 4, उसका एनालिसिस, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, समझ में आया तो गुड लक।